हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी संघर्ष कर रहे होंगे और याद रखिएगा ये एक दिन संघर्ष आपकी सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा और इस सफलता के प्रतीक में चैंपियंस कर हर कदम में आपके साथ है। चैंपियंस कर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। आज हम जानेंगे G7 समिट के बारे में। G7 समिट जो कनाडा में आयोजित हुआ है 2025 में और ये 51वां नंबर का G7 समिट है। आइए आज हम सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि G7 समिट क्या है, भारत का इसका क्या रिलेवेंस है, आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हमारे कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन कुछ बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं। बता दें कि प्रीलिम्स एक ऐसा सेगमेंट है, 2026 का प्रीलिम्स आने वाला है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो प्रमोशन अब जो रुके हुए प्रमोशन है वो बहुत तेजी से अब आगे होने जा रहे हैं और इस प्रमोशन कंप्लीट होने की वजह से अब 2 लाख पद खाली होने वाले हैं और ये 2 लाख पद खाली होने का परिणाम ये होगा कि एमपीपीएससी में बहुत तेजी से अच्छी बल्क अमाउंट में वैकेंसी आने वाली है और हम इस समय का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कैसे? अगर 2 महीने पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो आप प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते, ये बात आप लिख लीजिए। इसके लिए आपको 5 से 6 महीने के लिए तगड़ी मेहनत की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब एक पोस्ट के लिए 1800 बच्चों का कंपटीशन है। एक पोस्ट में 1800 बच्चे नजर गड़ाए हुए हैं। अगर आप तगड़ी लेवल पे मेहनत नहीं करेंगे तो आप मान के चलिए कि अंतिम रूप से आप सफल नहीं हो सकते और सफलता में हम आपका हर कदम में साथ देने जा रहे हैं। कैसे? रणनीति कैसी बनानी है, मेहनत कैसा करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है, हम सब कुछ वन स्टॉप सोल्यूशन है चैंपियन स्क्वायर। आप हमारा ऑफलाइन जो कोर्स है, ऑफलाइन कोर्स है 7,999 में और ऑनलाइन कोर्स जो हमारे इंदौर से बाहर है, बिल्कुल परेशान मत होइए। इंदौर से बाहर बच्चों के लिए आप हमारे पास मत आइए, हम आपके पास आ जाते हैं, है ना। तो 1499 में ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए उसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल है और 7,999 ऑफलाइन सेंटर पे आप आइए और हमारी गुणवत्ता क्या 3 दिन का डेमो जरूर देखिए। क्या हम सिद्दत से पढ़ा रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं, रटा रहे हैं कि नहीं रटा रहे हैं और ट्रिक के माध्यम से चीजों को आपको कंप्लीट करा रहे हैं कि नहीं करा रहे, आपको ये सब चीजें हमारी गुणवत्ता हमारी क्लास में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हम बता दें कि 29 जून को हम लेकर आ रहे हैं एक विशेष क्या स्कॉलरशिप टेस्ट। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में क्या होगा, 10 बजे से 2 बजे के बीच में आपको एक क्या होगा, एमसीक्यू टाइप का एक क्वेश्चंस होंगे और उसको सॉल्व करने के बाद आपको एक्साइटिंग प्राइज मिलेगा। लैपटॉप है, टैबलेट है और एप्पल, सब स्टूडेंट्स की डिमांड है क्या, एप्पल के मोबाइल। तो इस प्राइस सेगमेंट में थर्ड प्राइस भी एप्पल का मोबाइल है और साथ ही साथ बता दें कि इसमें जितने ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड रैंकर है इनको अपराजित यानी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा तो इंग्लिश मीडियम का वॉरियर बैच, सारथी बैच और फाइटर बैच में हम उनको ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान करेंगे। साथ ही साथ बता दें कि रैंक 4, रैंक 5, 6, 7 और 200 तक सभी बच्चों को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। कुछ ना कुछ उनके हाथ में चैंपियन स्क्वायर का कुछ ना कुछ एक याद जुड़ी होगी। तो ये हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट 29 जून को संडे के दिन याद रखिए 10 बजे से 12 बजे के बीच में है। इसको ज्वाइन करना ना भूलें और ये बता दूं कि ये नंबर दिया हुआ है 9039030348 पे आप संपर्क करिए। चलिए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले बता दें कि इसकी अध्यक्षता कनाडा क्या है, कनासिस में अल्बर्टा एक गांव है, वहां इसका आयोजन होता है G7 समिट का और भारत का प्रतिनिधित्व किया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका भारत का तरफ से उन्होंने एक प्रतिनिधित्व किया है। और हम बता दें कि थोड़ा सा इस सब को जानने के पहले जब भी कभी स्टूडेंट के तौर पे जब भी आप कुछ पढ़ने की कोशिश करें तो सबसे पहले इतिहास जानने की कोशिश करें कि इसका उदय कब हुआ। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि G7 समिट की स्थापना कब हुई, 1975 में। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि G7 हो सकता है करंट अफेयर का क्वेश्चन कि G7 समिट में इसकी स्थापना कब हुई, तो 1975। और इसके पहले ये क्या था, ये 1975 के पहले ये क्या हुआ, ये G6 के नाम से जाना जाता था। कनाडा 1976 में ये जुड़कर G7 बन गया ये, ठीक है। कनाडा जब इसमें कंट्री के रूप में जुड़ा तो ये G7 कहलाया। और कहां और कब, तो अभी मैं बता दें कि हाल ही में ये कनाडा के अल्बर्टा प्रदेश में ये कनासिस नाम का एक विलेज है जहां 16 से 17 जून 2025 को ये समिट शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। क्लियर है। और आपको पूछ लिया जाए कि G7 में 7वां नंबर का कौन सा कंट्री थी, तो आपको तुरंत बताना है कि G7 की 7वें नंबर की कंट्री जो होगी वो है कनाडा। देख लेते हैं आउटरीच सत्र है इसमें G7, ये जो कि अभी दिखा है 1975 में फ्रांस की पहल पर। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है
कि किसकी पहल पर, तो आपको बताना पड़ेगा कि फ्रांस की पहल पर ये पहली बार G7 समिट की शुरुआत हुई और ये पहले G6 के नाम से जाना जाता था। फिर 1976 में ये आखिरकार ये कनाडा की जुड़ने के बाद ये G7 हुआ। ठीक, फिर इसमें बता देते हैं कि भारत क्या है। तो भाई आउटरीच सत्र यानी आउटरीच प्रोग्राम में भारत एक आमंत्रित सदस्य है। क्यों? भारत दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, लोकतांत्रिक कंट्री है। मजबूरी में या खुशी खुशी मगर आपको भारत को अब शामिल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत एक तेजी से उभरती हुई कंट्रियों में से एक है। फिर इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सन 2003 में पहली बार G7 समिट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 5 बार इसकी भागीदारी की गई। और आपको बता दें कि हाल ही में हमारे जो प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, 6 बार 2019 में और 2021 से लेकर 25 तक यानी 6 साल इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, वर्तमान सदस्य अभी हम देख लेते हैं। पहला क्या है, यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूके। ये 7 सदस्य राज्य हैं, राष्ट्र हैं जो ये विकसित राष्ट्र कहलाते हैं और यही इसके मुख्य मेंबर हैं। ठीक है, आइए जान लेते हैं G7 समिट है क्या। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक क्या है, एक आर्थिक संगठन है। ठीक, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें विश्व के 7 प्रमुख विकसित और औद्योगिक देश शामिल हैं। क्लियर, याद रखिएगा, विकसित राज्य है, राष्ट्र है, ना कि विकासशील। विकसित राष्ट्र है और औद्योगिक देश है। ये देश वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा जैसे विशेष जो महत्वपूर्ण पहलू है उस पर ये चर्चा करते हैं। क्लियर है। फिर G7 के सदस्य अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, अमेरिका पहला, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। ये प्रमुख कंट्रियों में से एक है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या इसके एजेंडे क्या क्या हो सकते हैं। तो वैश्विक आर्थिक स्थिरता और उसको क्या आप अभी ये फील कर रहे होंगे कि ईरान और इजराइल के बीच में अभी बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अमेरिका बीच बीच में कुछ ना कुछ एक स्टेटमेंट की वजह से कहीं ना कहीं अस्थिरता फैली रहती है ना कहीं अपना टैक्स में रिबेट मिलता है तो कहीं वो टैक्स अपना बढ़ा देते हैं, है ना, टैरिफ बढ़ा देते हैं और इसकी वजह से वैश्विक स्तर पर आर्थिक कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव बना रहता है और मुद्रास्फीति, मंदी, आशंका, व्यापार संतुलन और जो गतिविधियां हैं इस पर यह चर्चा होती है। आते हैं ऊर्जा के संबंध में, तो ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल संक्रमण, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, नवीन जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, हाइड्रोजन और नेट जीरो लक्ष्य, ये सब कुछ इसमें चर्चा का एक विषय बने रहते हैं। इसमें सभी कंट्री चर्चा करते हैं कि क्या क्या नए इनिशिएटिव्स किए जा सकते हैं और कहां कहां हमें सुधार करने की जरूरत है, ये सब चर्चा करते हैं। देखिए, इजराइल और ईरान का संघर्ष, यूक्रेन और रशिया का युद्ध, इस पे चर्चा का मुद्दा है। आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, मानवीय सहायता एवं शरणार्थी संरक्षण, जो भी आप देख रहे होंगे कि कुछ देश के जो नागरिक हैं अपने शरण प्राप्त करने के लिए दूसरी कंट्री जाते हैं। अब कुछ लोगों के लिए वो उसको शरणार्थी के रूप में देखते हैं, कभी कभी कुछ कंट्री वो ये बोलते हैं कि नहीं, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारी कंट्री को उनको खाली करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी माइग्रेशन, एक सबसे बड़ी एक समस्या का रूप में देखने को मिल रही है। देखिए, इसमें कौन कौन देश शामिल हुए, हमने हमेशा भी जिक्र किया था। इसमें कनाडा जो कि मेजबान है, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, और आपको मैं बता दूं कि अमेरिका के जो हमारे राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो स्टार्ट होते से ही कुछ कारणों की वजह से तुरंत इस समिट को छोड़ के वो वापस अमेरिका चले गए। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान, और यूरोपियन यूनियन इसके प्रतिनिधि मेंबरों में एक है। और आमंत्रित देश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए प्रीलिम्स के हिसाब से क्या है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के जेलेंस्की जी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको और नेटो के एवं विश्व बैंक के प्रमुख इसमें शामिल है। ठीक है, G7 समिट ये बिल्कुल हमेशा है कि G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री ही शामिल होंगे। याद रखिएगा, राष्ट्राध्यक्ष कोई ना कोई या तो राष्ट्रपति हो सकते हैं या प्रधानमंत्री होंगे, इसके अलावा या तो विदेश मंत्री या गृह मंत्री शामिल नहीं होंगे। क्लियर है ये, और इसीलिए इसको G7 समिट बोला जाता है। किसी एक सदस्य के देश के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसमें मतलब 7 कंट्रीज है और वो 7 कंट्रीज में पैरेलली कोई ना कोई एकदम मतलब पैरेलली एक एक कंट्री प्रत्येक वर्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, चलिए इसके उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। तो G7 का उद्देश्य सबसे पहले क्या है, वैश्विक आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना, पहला पॉइंट है ना। हमने ये पहले ही बताया था कि ये क्या है, अर्थव्यवस्था से संबंधित एक प्रमुख संगठन है आर्थिक, है ना, और विकसित देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। सबसे पहले आर्थिक
नीतियों का समन्वय करना, वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाना, जलवायु परिवर्तन से निपटना। क्योंकि देखिए अब विश्व में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन पर अब धीरे धीरे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जाते हैं। और ये विकसित राष्ट्र जो है वो कुल मिलाकर कोशिश कर रहे हैं कि जो कार्बन का एमिशन हो वो कम से कम हो, जिससे जलवायु परिवर्तन जो तेजी से हो रहा है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। आतंकवाद और वैश्विक जो सुरक्षा है ये सबसे बड़ी चुनौती है, न केवल विश्व के लिए और भारत के लिए तो देखने को आपको मिल ही रहा है। फिर लोकतंत्र एवं मानवाधिकार और तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अगेन किसी ने 7 मार्कर में आपसे पूछ लिया जाए, है ना, आपको मुख्य परीक्षा में या इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो आपको सीधे बोलना है कि 1975 में G7 क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और फ्रांस इसकी पैरोकारों में से एक है। फिर अगर इसके बारे में पूछ लिया जाए तो क्या है, एक आर्थिक नीतियों का समन्वय करना, वैश्विक वित्तीय स्थिरता स्थापित करना, जलवायु परिवर्तन करना, आतंकवाद एवं वैश्विक सुरक्षा, लोकतंत्र, मानवाधिकार और तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग इसके प्रमुख उद्देश्यों में से। आइए भारत और G7 के बारे में जान लेते हैं कि इसका आपस में क्या एक महत्व होने वाला है। G7 का सदस्य तो भारत नहीं है, क्योंकि हमने बताया अभी पहले कि G7 क्या है, एक आमंत्रित G7 कंट्रीज में भारत को आमंत्रण दिया गया है, तो G7 सदस्य नहीं है, लेकिन कई बार G7 देशों द्वारा विशेष आमंत्रित यानी गेस्ट कंट्रीज के रूप में भारत को बुलाया जाता है। और भारत ने कई G7 समिट में भाग लिया, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और 5 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा आमंत्रित जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, इनको तीन लोगों को आमंत्रण दिया गया। ठीक है, इसमें विशेषकर जलवायु, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक शांति के मुद्दों पर यहां भारत के द्वारा से चर्चा की गई। ठीक, G7 की थोड़ा कुछ आलोचनाएं भी जान लेते हैं कि अगर कुछ अच्छी चीज है तो कुछ ना कुछ उसमें क्या एक खामियां भी होती हैं। खामी क्या है, ये केवल विकसित राज्यों का या विकसित राष्ट्रों का एक समूह है जिसमें विकासशील देशों की कोई आवाज नहीं होती, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना। ये केवल अपने ही उद्देश्य, अपने लाभ के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं। इसमें विकासशील राज्यों के बारे में या राष्ट्रों के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। इसमें कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, जिससे इसकी कार्यप्रणाली धीमी और असंगठित है, अनप्लान्ड चीजें होती है। मतलब इसका जैसे हमारा सोलर अलायंस का गुरुग्राम है, तो ऐसे जो ब्रिक्स है या हर जगह का एक हेडक्वार्टर होता है, वॉशिंगटन डीसी है ना, और आपका वॉशिंगटन डीसी के बाद आपकी न्यूयॉर्क है, हर जगह का हेडक्वार्टर्स होते हैं। न्यूयॉर्क हो सकता है, वॉशिंगटन डीसी हो सकता है, नई दिल्ली हो सकता है, मगर इसका कोई स्पेसिफिक कोई एक जगह नहीं है जहां इनका सचिवालय है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, क्या जब सचिवालय नहीं होता तो काम भी नहीं होता। फिर कई वैश्विक समस्याओं पर ये केवल बातचीत तक ही करते हैं, बाकी इस पर एक्शन नहीं लिया जाता। ये सबसे बड़ी इसकी खामियों में से एक है। ठीक है, तो आप जान लेते हैं भारत का इसका महत्व क्या है। G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन G7 के सदस्यों के लिए भारत एक अत्यंत महत्वपूर्ण देश के रूप में हमने चर्चा ही किया था, क्योंकि भारत सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है। नीचे विस्तार से हम आपको चर्चा कर लेते हैं क्यों। पहला, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का, मानवाधिकार और वैश्विक शांति के समर्थक के रूप में भारत ने एक नई छाप छोड़ी है विश्व में। फिर इसी वजह से G7 भारत को अक्सर विशेष आमंत्रित यानी गेस्ट कंट्री के रूप में G7 कंट्री भारत को बुलाता है। क्यों? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि भारत क्या है, बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। हमने हमेशा शांति पे ज्यादा फोकस किया है ना। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा भाव है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, और ये भाव केवल भारत ही कर सकता है ना, पूरे विश्व को। और कोविड इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि कोविड के ड्यूरेशन में जब पूरी कंट्री परेशान थी, तो भारत एक सबसे बड़ा उभरता हुआ सहयोगी देश के रूप में उभर के आया, सभी को टीके प्रदान किए, है ना, और कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, कुछ लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, कुछ लोगों को कुछ ना कुछ खाद्यान्न के रूप में सहयोग प्रदान किया। ये एक भारत की वैश्विक छवि को दर्शाता है। आइए देख लेते हैं क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया, और इसमें टेक्नोलॉजी, एनर्जी सुरक्षा, AI गवर्नेंस और डिजिटल अवसंरचना, UPI और इन सभी मुद्दों पर सिलसिलेवार तरीके से डिस्कशन किया गया। फिर सेकंड पॉइंट जान लेते हैं क्या, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है भारत, है ना। तो विश्व की सबसे 5वीं और लेटेस्ट में आपको बता दूं कि विश्व की 4थी सबसे बड़ी, जापान को पीछे करते हुए क्या हुआ, विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। ठीक, G7 देश भारत को वैश्विक आर्थिक भागीदारी के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाला समय भारत का है। क्यों? भारत में 150 करोड़ कस्टमर है ना, और ये देश जिस देश पर हाथ रख देगा उसको रातों रात बड़ा इंसान बना सकता है
है ना, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अभियानों से भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था और आर्थिक शक्ति बन गया है। भौगोलिक एवं रणनीतिक में है तो भारत की भौगोलिक स्थिति एशिया के केंद्र में है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और देखिएगा कि हमारी पोजीशन जो है वो समुद्र से भी लगी हुई है, ऊपर में नॉर्दर्न में हमारा हिमालय लगा हुआ है, हमारी पोजीशन एकदम ईश्वर की कृपा से सबसे बेहतरीन पोजीशन पे है ना। इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में रणनीतिक स्थिति जो कि हमने अभी डिस्कस किया, चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलन करने के लिए G7 देश ने भारत को इसलिए भी आमंत्रित किया। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जितने विकसित कंट्री है इनका चाइना के साथ उतने मधुर संबंध नहीं है, और चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को लाना इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी हो गया, ठीक, और मजबूरी भी बोल सकते हैं। फिर बात करते हैं जलवायु परिवर्तन और सतत विकास। तो भारत ने पेरिस समझौते में और नेट जीरो 2070 तक लक्ष्य की भूमिका बताई कि भारत में नेट कार्बन जो एमिशन होगा 2070 तक हम बिल्कुल भी कार्बन एमिशन बिल्कुल कर देंगे। 2030 तक रेलवे ने भी डिसाइड किया कि 2030 तक हम अपना एमिशन, कार्बन एमिशन एकदम शून्य पे ला देंगे। ये है सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। फिर G7 की जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट, ठीक है, इनिशिएटिव्स में भारत का एक प्रमुख भागीदार के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल कार्बन क्रेडिट हम क्या कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट हमने इतने प्राप्त कर लिए कि कई कंट्री को हम कार्बन क्रेडिट दे रहे हैं, ठीक, सेल कर रहे हैं, ठीक है। फिर तकनीकी एवं साइबर सुरक्षा की बात कर लेते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आईटी और डिजिटल इनोवेशन हब बन गया। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई, आधार दुनिया का सबसे तेजी से लोगों को कनेक्ट करने वाला और डिजिटल पेमेंट करने वाला एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। और दुनिया के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय है कि कितना बड़ी कंट्री में ये पेमेंट सिस्टम कैसे स्टैब्लिश हो चुका है ना। तो G7 देशों के लिए भारत के साथ ये साइबर सुरक्षा, एआई और डिजिटल गवर्नेंस पर सहयोगात्मक रवैया है, और ये कुल मिला के इस जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है वो अपना सहयोग और तकनीकी का आदान प्रदान करने जा रहे हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संस्थानों का समर्थन। भारत का समर्थन क्या है, G7 देश अक्सर भारत के लिए यूनाइटेड नेशन सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी काउंसिल पे उसकी सदस्यता का समर्थन करते हैं। हर कोई चाहता है कि अब भारत क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक स्थायी सदस्य के रूप में आए, है ना, आमंत्रित देश के रूप में ना आए, स्थायी देश के रूप में आए। क्यों? क्योंकि भारत हमेशा समस्या नहीं, समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, और यही विश्व गुरु का एक सबसे बड़ा सिम्टम भी है ना। भारत को एक जिम्मेदार और वैश्विक शक्ति के रूप में यानी रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर के रूप में मान्यता मिल रही है। आइए G7 समिट में भारत की सक्रिय भागीदारी देख लें। तो 2019 से लेकर 2024 तक थ्रू आउट और 2025 तक भारत इसके आमंत्रित कंट्रीज में ही है। क्लियर है? अब एक नया क्वेश्चन, 2025 को तो हमें पता है कि कनाडा में हो रहा है, 2024 में कहां हुआ? तो 2024 में इटली में हुआ है, ठीक है। फिर प्रमुख एजेंडा क्या था? तो वैश्विक सुरक्षा एवं शांति, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल संक्रमण, भविष्य की साझेदारियां, ये सब कुछ हमने अभी पहले ही डिस्कस कर लिया था। मगर थोड़ा देखिएगा, वैश्विक सुरक्षा एवं शांति में सबसे बड़ा इशू चल रहा है ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट, है ना, और सबसे बड़ा इशू है रशिया और यूक्रेन का संघर्ष। ये दो कंट्री कहीं ना कहीं अब वर्ल्ड वॉर की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। और ताजा रिपोर्ट तो ये है कि अभी इजराइल ने ईरान के जो परमाणु बेस है वहां हमला कर दिया। अब भी जब रिकॉर्ड मैं वीडियो कर रहा हूं तो अभी दैनिक भास्कर की न्यूज है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु बेस पे हमला कर दिया, जहां वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे होंगे या वहां उनकी जो लेबोरेटरी है वहां उन्होंने हमला कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति है, और आप ये मान के चलिए कि ईरान भी उतनी ही तेजी से कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा, और इसका परिणाम ये होगा कि पूरी दुनिया में अस्त व्यस्तता, क्रूड ऑयल का रेट बढ़ना, है ना, आर्थिक असुरक्षा, ये सब कुछ कहीं ना कहीं, और कई लोगों की जिंदगी दांव पे लगी हुई है ये संघर्ष की वजह से। G7 इजराइल को रक्षा समर्थन प्रदान क्या है, G7 ने इजराइल को एक रक्षा का समर्थन जताया और ईरान को तनाव का स्रोत बताया। अब थोड़ा कहीं ना कहीं अमेरिका का इसमें इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है ना। फिर ऊर्जा सुरक्षा, बिल्कुल सस्टेनेबल और टिकाऊ ऊर्जा पर इसमें बल दिया गया है। भविष्य की साझेदारी की बात करते हैं तो एआई, साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा, है ना, आपूर्ति श्रृंखला, तकनीक और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस पर सबसे ज्यादा फोकस है। और अंत में निष्कर्ष के तौर पे हम बता सकते हैं कि G7 भले ही भारत का सदस्य, G7 में भारत भले ही सदस्य देश नहीं है, मगर भारत का प्रभाव, भारत की भागीदारी और भारत का महत्व, तीन शब्द है, भारत का प्रभाव, भागीदारी और उसका महत्व सबसे ज्यादा है। ठीक, भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो आर्थिक विकास, लोकतंत्र, जलवायु नियंत्रित क्या है, जलवायु नेतृत्व, ठीक, लोकतंत्र, आर्थिक विकास और वैश्विक स्थिरता में एक प्रमुख भूमिका के रूप में एक भारत एक बहुत उभरते हुए देश के रूप में देखा जा रहा है। अगेन मैं बता दूं, ये तीन शब्द नहीं है, ये जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे
तो या निबंध लिखेंगे तो इस टाइप का जब स्टेटमेंट होगा, आप मान के चलिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव सेंटेंस होगा। कैसे? G7 आप मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, मगर आप याद रखिएगा कि भारत क्या है, भारत का वैश्विक स्तर पर प्रभाव, उसकी भागीदारी और उसका महत्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कारण क्या है? भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो आर्थिक विकास बिल्कुल विश्व की तीसरी चौथी और विश्व के आने वाले टाइम में जर्मनी को पीछे करके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कंट्री है और जलवायु के नेतृत्व में बिल्कुल निश्चित तौर पे भारत बहुत तगड़ा काम कर रहा है। बहुत ही तेजी से जलवायु परिवर्तन पर न केवल उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया है, बल्कि दुनिया के लिए एक आदर्श स्थापित किया है और वैश्विक स्थिरता में एक प्रमुख भूमिका है। तो आपको इसी प्रकार के कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेंगे। चैंपियन स्क्वायर आपको कुछ न्यूतन, आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे। और आपको जानने के पहले बता दें कि हम इंग्लिश मीडियम के लिए वॉरियर बैच हमने लॉन्च किया है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम की सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास नोट्स नहीं है, और नोट्स ना होने की वजह से सबसे बड़ी इशू ये होता है कि बच्चा पढ़ नहीं पाता, उसके पास रिसोर्सेस प्रॉपर नहीं मिलते। तो हमने स्पेशल लॉन्च किया है वॉरियर बैच। क्या? क्यों? क्योंकि एक ही फीस में हम मध्य प्रदेश की पहली कोचिंग हो, क्योंकि एक ही फीस में आपको 2 बार मेंस पढ़ा रहे हैं, एक बार प्रीलिम्स 2 बार मेंस। एक बार आप पढ़िए, फिर अगर आपको लगता है कि हमें और भी मैच्योर होने की जरूरत है, अगेन आप मेंस पढ़िए। और हम आपको फ्री टेस्ट, फ्री क्लासेस दे रहे हैं और 2 साल की जो ऑनलाइन एक्सेस है वो भी प्रदान कर रहे हैं। फॉर 7 to 7 हिंदी मीडियम के लिए अपराजित बैच हमने लॉन्च किया है। अपराजित बैच की विशेषता भी यही है कि हम आपको पर्सनल गाइडेंस के तौर पर मेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक ही फीस में आपको 2 मेंस, एक प्रीलिम्स और इंटरव्यू की क्लासेस, साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी आपको मिलेंगी, प्रिंटेड नोट्स, हैंड रिटन सिनॉप्सिस और बहुत कुछ। तो हमारा 3 दिन का डेमो ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते रहेंगे इसी प्रकार की वीडियो के लिए। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।